हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपका अकाउंट्स का पेपर हो गया, एमपी बोर्ड क्लास 12th, है ना। तो आई होप पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। मैंने पेपर देखा और मेरे पास अवेलेबल भी है। तो पेपर बहुत ही इजी पेपर आया हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी थे और 3 डिफरेंसेस भी थे जो मैंने बताए हुए थे उसी में से। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो आए हुए थे वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थे। कॉमन सेंस वाला पेपर था। अगर आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कॉमन सेंस से लिखा होगा तो भी आपके लिए पेपर अच्छा ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशंस हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड, यानी आय और व्यय खाता कौन बनाता है? तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी गैर व्यापारिक संस्थाएं। बी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, ये कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट, है ना, यानी कि औसत लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है अधिलाभ। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड इनटू 1/4 शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा इनका? बताएं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? आपने कैलकुलेट किया होगा और मैं आपको बता दूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा इनका वो होगा 3:1। क्या होगा? 3:1, ठीक है ना। उसके बाद ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंटेंट विल बी क्रेडिटेड टू, मतलब रिटायरमेंट पर उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल यानी उसके भाग की ख्याति के साथ। उसके बाद अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके एमसीक्यू हो गए। उसके बाद वन वर्ड जो आंसर है उसका, आय व्यय खाता किस खाते की सहायता से बनाया जाता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से। आपको क्वेश्चन भी आगे आया हुआ है जिसमें बोला गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, तो इतना दिमाग लगाया जा सकता है। फिर फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? मतलब व्हेन अ फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या लिखा हो? जब साझेदारी संलेख में लिखा होगा, व्हेन इट इज written in partnership deed, when it is written in partnership deed। उसके बाद अविका, माही एंड खुशी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड रेशियो 5:3:2। माही रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2 था, माही रिटायर हो गई तो अब नया रेशियो क्या बचेगा? नया रेशियो होगा 3:2, सॉरी 5:2, ठीक है ना, 3 चला गया ना तो 5:2। उसके बाद इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर विच लीड्स टू विच टाइप ऑफ, मतलब अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो ये इसे कहते हैं कंपलसरी डिसॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कंपलसरी डिसॉल्यूशन यानी अनिवार्य समापन। उसके बाद विच टाइप ऑफ डिवेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, इसको बोलेंगे बियरर डिवेंचर। क्या बोलेंगे? बियरर डिवेंचर, ठीक है ना, यानी वाहक ऋण पत्र, ठीक है। तो फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बाई प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, नए पार्टनर के आने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज फर्म्स प्रॉफिट, फर्म का क्या है? प्रॉफिट है। उसके बाद ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, जब फर्म समाप्त होती है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है यानी वसूली खाते में। आइडियल करंट रेशियो यानी आदर्श चल अनुपात माना जाता है 2:1। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में देखे हुए थे, ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैंने बनाया हुआ था। फिर आपको सही जोड़ी बनाना है। ओनली इंडिविजुअल्स, इसको होगा कैन बिकम पार्टनर्स, तो इसको मिलाएंगे इसको, अच्छा इधर 6 दिए हैं इन्होंने, है ना, तो ये ओनली इंडिविजुअल्स कैन बिकम पार्टनर, तो ये 5th होगा। उसके बाद गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो इसको मिलाएंगे 4th से। उसके बाद द एसेट्स आर शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, 1st से। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये कहलाता है फिक्टिशियस एसेट,
ठीक है। फिर है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, मतलब आपका ट्रू एवं फॉल्स है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्तियों एवं भुगतानों का सारांश है, गलत। इसमें सभी प्राप्तियां लिखी जाती हैं, चाहे पूंजीगत हो चाहे आगमगत हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो अगला है साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, दिस इज ट्रू। फिर सेवानिवृत्त या मृत साझेदार की राशि का भुगतान एकमुश्त या किस्तों में ब्याज सहित किया जाता है, सही है भैया, कर सकते हैं। निजी कंपनी प्राविवरण जारी नहीं करती है, हाँ नहीं करती है। और ऋण पत्रधारी कंपनी के अंशधारी भी होते हैं, नहीं, ये तो क्या होते हैं, कंपनी के देनदार लेनदार होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो आप ट्रू और फॉल्स देख लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो भैया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाए जाते, जिनका उद्देश्य क्या होता है, कल्चर, ठीक है ना, को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, हेल्थ को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, इसका रेशियो आपको लिख देना था, इसका रेशियो होता ओल्ड माइनस न्यू। फिर गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो जाहिर सी बात है जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराना ही पार्टनर, उसके शेयर में इंक्रीज हो जाता है। क्विक रेशियो किसे कहते हैं, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। फिर लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं। उसके बाद वित्तीय विश्लेषण के टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, 2 लिखना था, आप तो 2 पढ़े हैं, एक है रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण, और दूसरा था कंपैरेटिव, आप लिख देते कंपैरेटिव एनालिसिस। आपने पढ़ा था ना कंपैरेटिव और कॉमन साइज यानी तुलनात्मक। और फिर वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं लिखी हैं, वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं कि कई बार ये सच्चाई प्रकट नहीं करते, इस तरह से 2 सीमाएं आपको लिखनी थी, 2 पॉइंट्स में लिखना था। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लिख देना था। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें भी फॉर्मूला, मैंने ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कराए थे आपको वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ था। फिर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, 3 डिफरेंसेस लिखने थे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस हमेशा फिक्स होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है, ठीक है। दूसरा, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनाया जाता है, तो इस तरीके से आपको डिफरेंस लिखना था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है ना, और इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट था, है ना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी क्वेश्चन हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर आप जाके देखेंगे तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी क्वेश्चन था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे हुए हैं तो, ठीक है ना। फिर भी आपका ये थ्योरेटिकल में अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 4 डिफरेंसेस आए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने बोला था 20 से 25 नंबर का आता है, तो 4 डिफरेंसेस, 4 to 5 डिफरेंसेस आए हैं। हाँ, इस बार नंबर जरूर थोड़े कम में दिए हैं कि 12 से 15 नंबर ही आपके कवर होंगे। तो एक हमें ये मिला अभी 3 नंबर का, दूसरा ये 6 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ये लिखना था, पार्टनरशिप में फर्म चलती रहती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, फर्म के केस में बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ था। रियलाइजेशन अकाउंट का इजी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, मैंने रियलाइजेशन का क्वेश्चन भी कराया हुआ था। इसमें सारी चीज़ें क्या है, आपको ट्रांसफ़र करनी थी, बस कैश को छोड़ना था, ये कैश और बैंक को छोड़ना था, और इधर से ये और ये, ठीक है। तो आई होप आपने ये तो ज़रूर कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, अनिवार्य विघटन को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला था 3 केसेस में होता है अनिवार्य विघटन। एक, सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के क्या हो जाएं, सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि फर्म का बिजनेस ही इलीगल हो जाए, और तीसरा फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है ना, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, फिर शेयर एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंस। अब देखो, अगर आपसे ये शेयर एंड स्टॉक नहीं बनता तो आप देखें ये कितना इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर में 50 रुपए के 80,000 शेयर निर्गमित किए और एक मुश्त प्राप्त हो गई, तो इसकी एंट्री आप क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
और दूसरा एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये था स्टॉक। और देखो स्टॉक जो शेयर होता है ये क्या होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होता, और स्टॉक जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कई स्टॉक को कंसोलिडेट करके स्टॉक बनाया जाता, मतलब कई शेयर्स को कंसोलिडेट करके स्टॉक बनाया जाता है। ये अकेला होता है, ये यूनिट्स में फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। फिर पार्टनरशिप की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे भैया। पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, पार्टनरशिप लीगल होनी चाहिए, ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये सारी चीज़ें लिखनी थी। अब ये देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, अगर आप जाके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि गलती से उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट नहीं दिया, और उसके लिए क्या करना है, आपको समायोजन करना है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन 4 नंबर का है जिसमें दोनों तरफ से है, ठीक है। इसमें आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखें इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कैसे होगा, नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, तो बाकी बचा 4/5, तो इनको मिलेगा 3/5 एंड ये हो गया 4/5 में 2/5, तो इसको मिलेगा 12 डिवाइड बाई 25, इसको मिलेगा 8 डिवाइड बाई 25, तो इनका रेशियो होगा आपका 12/25, 8/25 और 1/5, तो ये हो गया आपका 25, 12, 8 और ये होगा 5, तो नया रेशियो होगा 12:8:5, ठीक है। और इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना था, सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो, तो आपने कर लिया होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के 4 प्रकार लिखिए, कब कब मतलब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। देखो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट तब हो सकती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाए, ठीक है। और कब रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन ले ले, ठीक है। उसके अलावा कब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, ठीक है। और कब रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, तो किसी पार्टनर के डेथ हो जाए, तो आपको यही लिखना था। फिर हाँ ये गुडविल का भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ था, ठीक है ना, गुडविल का भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ था। ये क्या करना था, सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख पर आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12×5=60, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट 84,000 माइनस में जल्दी कर रहा हूँ 60,000, जिससे आपको आंसर पता चल जाए, तो ये आ गया आपका 24,000, ठीक है। अब 24,000 इज सुपर प्रॉफिट, इसको कैपिटलाइज करेंगे तो डिवाइड बाई 12, नहीं एक मिनट, नॉर्मल प्रॉफिट्स में से ये 12,000 रुपये घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12,000 रुपये घटाना पड़ेगा, तो आपका ये हो जाएगा 72,000, और 72,000 में 60,000 माइनस होगा तो 12,000 आएगा, ठीक है। अब ये 12,000 को डिवाइड करेंगे 12% मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आएगा 1 लाख रुपये। कितना आएगा, 1 लाख रुपये, ये आपकी आएगी कैपिटल, ठीक है ना। देखिए 84,000 रुपये आपका क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप ये एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो आएगा 72,000 रुपये। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख पर 12% यानी 60,000, तो 12,000 रुपये आपका सुपर प्रॉफिट हुआ, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000 1 लाख रुपये आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, टॉप क्लास, ठीक है ना, ट्रांसफरेबिलिटी, ऑनरशिप, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है ना, क्रिएटेड बाय लॉ, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी पहली एंट्री होगी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर तीसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और फिर कॉल पर पैसा आएगा तो शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंड फिर आपको आखिरी में क्या हो जाएगा, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। फिर शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर, शेयर एंड डिवेंचर्स में डिफरेंस लिखना था आपने, इजी क्वेश्चन है। और ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीमियम पर डिस्काउंट। तो आप देखें अभी तक आपको 10 नंबर के डिफरेंसेस मिल चुके हैं।
उसके बाद बात करें ऋण पत्रों के शोधन की विधियां, ठीक है ना, वेरियस मेथड्स, पहला एक लिखना था ओपन मार्केट से यानी खुले बाजार से, दूसरा आप बाई कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, आप अंशों समता अंशों में करके कर सकते हैं उसका एकमुश्त भुगतान द्वारा, ठीक है ना, आप रिपेमेंट रिडेम्पशन से कर सकते हैं बाई पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी। अब अंशहरण, ये क्वेश्चन मैंने बोला था हर बार एग्जाम में आता है, शेयर फॉर फीचर का ये क्वेश्चन पक्का ही हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना, पहले भी आता रहा और इस बार भी आया, तो ईजीएस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंपनी का जो रिवीजन है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर अगला प्राप्त भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर 5, तो अब 15 नंबर का डिफरेंस तो हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपको लिखना था। उसके बाद ये रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनाना था आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखें रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू, रेसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आए तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर कैसे दिया जाता है ये करना था, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं रिटायर्ड पार्टनर को, देखो रिटायर्ड पार्टनर की जो गुडविल होती है उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स होते हैं वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी इसमें। उसके बाद हाँ, जिसमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है, मेन कैटेगरीज, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले बताया था ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी, उसके बाद बताया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, ये सारी चीज़ें बताई थी, तो ये लिखना था यहाँ पर। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखें, एक पार वैल्यू पर है और एक प्रीमियम पर है, तो आप देखें कितना इजी सा एंट्री है, ठीक है ना, आपने एसेट खरीदी है, एक बार पार वैल्यू पे इशू किया और एक बार, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट कराए थे उसका पार्ट था। उसके बाद तरल अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है ना, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है लिक्विडिटी रेशियो। तो हमने 3 तरह के लिक्विडिटी रेशियो पढ़े थे, कौन कौन से लिक्विडिटी रेशियो, आई होप आपको याद होगा। पहला पढ़ा था करंट रेशियो, दूसरा पढ़ा था क्विक रेशियो और तीसरा पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, पढ़ा था। तो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो का, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसेट्स में कितना आता है, करंट एसेट्स में स्टॉक और ये प्रीपेड को घटा देते हैं, तो 80 में 30 घटा देंगे तो कितना बचा 50, और करंट लाइबिलिटी कितना है 50, तो आ गया आपका लिक्विड रेशियो 1:1, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका चालू अनुपात ये है, तो कार्यशील पूंजी ये, तो आपको देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, ये कितना है 3.5/1, ठीक है। तो आपका करंट एसेट्स कितना हो गया 3.5 और करंट लाइबिलिटी कितना है आपका, मान लो ये 3.5x माइनस x इक्वल टू ये कितना हो गया 90,000 वर्किंग कैपिटल, तो ये 2.5x इक्वल टू 90,000, तो x इक्वल टू 90,000 डिवाइड बाई 2.5, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 90,000 डिवाइड बाई 2.5 है ना, तो 3 टाइम्स, तो ये 7.5 होगा, तो इसको तो 31,000, तो 1 मिनट मुझे कैलकुलेट कर लेने दीजिए, तो 31,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है,
2.5, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर आएगा आपका 36,000, ठीक है। तो ये 36,000 हो गया, डिवाइड करेंगे 2.5 से तो आ गया 36,000। तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 करेंगे तो आपका आ गया 1,26,000। ये आ गया करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी कितना आ गया 36,000। तो अब आप माइनस भी करेंगे 1,26,000 माइनस 36,000 तो आपका आ जाएगा 90,000, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, ठीक। उसके बाद किन किन मदों को शामिल किया जाए? संचालन क्रियाओं में आती हैं कौन कौन सी मदें? संचालन क्रियाओं में जो रूटीन बिजनेस में होता है, सेल, परचेस, और विनियोग क्रियाओं में आता है एसेट्स को खरीदना बेचना, और रोकड़ अंतर्बहाव, इनफ्लो एंड आउटफ्लो के रीजन। अब 5 जगह से पैसा कहाँ कहाँ से आता है, देखो सेल से पैसा आता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका पैसा आता है अदर इनकम से आता है। उसके अलावा पैसा कहाँ से आता है? उसके शेयर इशू करने से आता है, एसेट बेचने से आता है पैसा, ठीक है। और कहाँ से आता है पैसा, और जाता कहाँ से है भैया? परचेस करने पे पैसा जाता है, क्रेडिटर्स के पेमेंट करने पे पैसा जाता है, ठीक है। उसके अलावा टैक्स पेमेंट करने पे पैसा जाता है, डिविडेंड पेमेंट करने पर पैसा जाता है, एसेट खरीदने पे पैसा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। तो आई होप आपने ये पेपर अच्छे से किया होगा। अब आपको पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा ही गया होगा, लेकिन जैसा भी गया हो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब आपको इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच। इकोनॉमिक्स के लिए भी सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप